हेलो नमस्कार सभी को। आपके YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे सबसे बोलना चाहता हूँ। ध्यान से सुने कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके राइट हैंड की साइड नीचे थोड़ा सा जहाँ पे वीडियो देख रहे हो लाल अक्षरों में लिखा होता है सब्सक्राइब, SUV इस तरीके CRY, तो स्पेलिंग लिखी होती है उसको आपको टच करना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाता है। तो इतना काम ज़रूर करें। पहले अपने कर रहे थे कक्षा 10 जो NCERT सिलेबस अपना लागू हुआ है उसका पाठ नंबर 2 है कक्षा 10 का, अमल, क्षार और लवण। तो इनकी परिभाषाओं के बारे में, इनकी कुछ अभिक्रियाओं के बारे में अपने अध्ययन कर रहे हैं। तो पीछे अपने टॉपिक किया था अमल एवं क्षार परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं, यानी कि जो अमल होते हैं जैसे HCl है, अमल होता है HCl, या फिर H2SO4 अमल होता है, और NaOH है या KOH है, ये क्षारक होते हैं, यानी कि जिनमें H लगा होता है वो अमल और जिनमें OH होता है वो क्षारक होते हैं। तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, क्या होता है इनकी जब अभिक्रिया करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत पीछे वाली क्लास में बता चुका था। तो इनकी अभिक्रिया आप देख सकते हो यहाँ पे। ये जो OH है ये तो अपना क्षारक है, क्षार है NaOH। ये HCl अमल है। जब क्षार और अमल दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो NaCl यानी कि लवण बनता है और साथ में जल बनता है। ये तो अपना हो जाएगा, इसको तो अपने लिख सकते हैं क्षारक, ये क्षारक है, और ये अपना लवण अमल है। और दोनों जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है और साथ में जल का निर्माण होता है। तो अगर प्रश्न में ये आ जाए, प्रश्न ये पूछा जाए कि अमल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो अपना उत्तर होगा लवण व जल बनाते हैं। अगर पूछे प्रश्न ये पूछ ले कि अमल और क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अमल व क्षारक के मध्य होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये लिखा आ जाए प्रश्न में कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसमें ये लिखा जाएगा अमल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं तो तथा इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये सिंपल सी परिभाषा आप इसको नोट कर सकते हो। अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं तो इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये अपना हिंदी में अगर लिखना चाहें तो ये आ जाएगा। नहीं कि उदासीनीकरण की अगर परिभाषा आपको लिखनी आती है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा लिखो, तो या पूरी परिभाषा लिख के उसके साथ ये लिख सकते हो उदाहरण इसका, क्षारक प्लस अमल दोनों जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो लवण बनेगा और जल बनेगा। और इसके नीचे बाद में आप ये अभिक्रिया लिख देना, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अमल HCl, नमक यानी कि NaCl नमक बनता है, ये नमक होता है, इसको लवण, और साथ में H2O यानी कि जल आ जाएगा। तो ये जो है वो आप इसके नीचे यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन होता है साथ में, ऑक्साइड की अभिक्रिया जैसे मैं बोल दूं कि कॉपर ऑक्साइड, ये Cu को बोलते हैं कॉपर, ये ऑक्साइड, ठीक है। ये मैग्नीशियम के साथ लगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से अम्लों के साथ अभिक्रिया, अम्लों का मतलब HCl के साथ अभिक्रिया, ठीक है। जब अम्ल की बात मतलब HCl के साथ अभिक्रिया, और अगर क्षारक आता है तो क्षारक का मतलब होता है NaOH के साथ अभिक्रिया, ठीक है। यानी कि जिसमें OH लगा हो वो क्षारक के साथ और जिसमें H लगा हो वो अम्ल के साथ। तो कोई भी धात्विक ऑक्साइड हो सकता है, कॉपर ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कोई भी अपने ऑक्साइड ले सकते हैं, उनके साथ अम्लों की अभिक्रिया या फिर क्षारकों की अभिक्रिया। तो इसके लिए अपने को एक क्रियाकलाप दे रखा है कि बीकर में कॉपर ऑक्साइड, कॉपर यानी कि जैसे मैंने बताया ये कॉपर Cu, ऑक्साइड का मतलब साथ में ऑक्सीजन हो जाए कि अल्प मात्रा लीजिए, हमें हिलाते हुए उसमें धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब ये होता है HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये विलयन रूप में होता है। अम्ल मिलाइए, तनु का मतलब होता है कि इसकी मात्रा कम होगी, HCl की मात्रा कम होती है,
और इसमें जल मिलाया जाता है, साथ में जल की मात्रा ज़्यादा होती है। तो तनु करने के लिए जल की मात्रा अधिक होगी और HCl की मात्रा कम होगी। अगर सांद्र होता है तो सांद्र का मतलब उसमें HCl की मात्रा ज़्यादा होती है और जल की मात्रा कम होती है। जो सांद्र होता है वो बहुत ही तेज होता है, ठीक है। HCl एक अपने तेजाब बोलते हैं, उस तरीके का है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये अगर थोड़ा सा भी अपने हाथों पे या चमड़ी पर डल जाता है, कपड़े पर डल जाता है सांद्र, तो ये उसको पूरी तरह से जला देता है, इतना तेज होता है ये सांद्र। तो इसलिए तनु ही काम में लिया जाता है। विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए, कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ। अब अपने कॉपर मिला रहे हैं तो कॉपर के कारण जो विलयन का रंग होगा, जो विलयन आप समझते हो जिससे पानी तरीके से होता, द्रव होता है विलयन, तो उसका रंग क्या हो जाता है, उसका रंग नीला हो जाता है। कॉपर के कारण जो विलयन का रंग है वो क्या हो जाएगा, नीला हो जाता है। आप देखेंगे कि विलयन का रंग नीला हरित हो जाएगा एवं कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। तो अगर पूछे कि कॉपर ऑक्साइड का अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाने पर क्या होता है, अगर प्रश्न आता है कॉपर ऑक्साइड की अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक के साथ अभिक्रिया करवाने पर क्या होता है, तो इसमें लिखेंगे कि उसका रंग नीला हरित हो जाता है और कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। विलयन का नील हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर सेकंड क्लोराइड के बनने के कारण होता है। धातु ऑक्साइड अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये अपना आ जाएगा कि कोई भी धातु ऑक्साइड हो, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कोई भी ऑक्साइड हो, अम्ल मतलब अम्ल HCl है, जैसे उसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनता है, लवण व जल बनता है। चाहे धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएं, चाहे इसकी अपने क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाएं, दोनों में से किसी के साथ भी अभिक्रिया करवा दें तो क्या बनेगा, लवण प्लस जल बनेगा। प्रश्न में अगर पूछता है कि धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाने पर क्या उत्पन्न होता है या क्या बनता है, तो अपना उत्तर होगा कि धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाने पर लवण तथा जल का निर्माण होता है। यह प्रश्न पूछ सकता है कि धातु ऑक्साइड की क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाने पर क्या उत्पन्न होता है, तो अपना उत्तर होगा धातु ऑक्साइड की क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाने पर लवण व जल का निर्माण होता है। अब उपरोक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखकर उसे संतुलित कीजिए, यानी कि इसके लिए अपने को समीकरण लिखनी है। तो समीकरण यहाँ पे क्या, धातु ऑक्साइड, तो अपने बात कर रहे थे कॉपर ऑक्साइड की, तो कॉपर ऑक्साइड का मतलब होता है CuO, साथ में क्या मिलाना है, अम्ल मिलाना है। अम्ल का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये जब दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनता है, तो लवण बनता है और साथ में जल का मतलब क्या होता है, H2O होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 1, तो यहाँ पे 2 लगाने पड़ेंगे संतुलित करने के लिए, ताकि जो आगे उत्पाद अपने को प्राप्त हो रहा है उसमें 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं और यहाँ पे 1 ही था तो यहाँ पे 2 लगा दिया। और प्लस में यहाँ पे क्या बचा, अब एक तो यहाँ तो बचा, ये जो ऑक्सीजन था वो इसके साथ आ चुका है, हाइड्रोजन यहाँ पे आ चुका है, एक तो बचा कॉपर और साथ में बचा क्लोराइड, तो ये आ जाएगा Cu और Cl2, ये 2 है अब उसके पैरों में आ जाएगा, कॉपर अकेला ही था, Cl2, तो ये जो अभिक्रिया ये आ जाएगी, ठीक, जिसने बोला ना। अब उपरोक्त अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए, तो ये इसके लिए समीकरण, पूरी की पूरी समीकरण अब अपनी आ जाएगी। कॉपर ऑक्साइड हो गया, ठीक है, धातु ऑक्साइड का मतलब कॉपर ऑक्साइड, अम्ल तो अम्ल HCl, आगे क्या बनता है, लवण, और साथ में क्या बनता है, जल। इसी प्रकार से अपने क्षारक के साथ भी अभिक्रिया लिख सकते हैं। क्षारक मतलब NaOH लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, NaOH, तो उसकी अभिक्रिया भी अपने दिखा सकते हैं। उसके बाद है क्षारक में अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड लवण के अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं, अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। अब धात्विक ऑक्साइड है जो यहाँ पे आपने लिखा धातु ऑक्साइड, तो धात्विक ऑक्साइड को अपने क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। उसके बाद है क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, यानी कि क्षारक के साथ जो अधातु ऑक्साइड है उसकी अभिक्रिया। तो क्रियाकलाप अपने अपने देखा आपने, कार्बन डाइऑक्साइड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी के बीच हुई अभिक्रिया देखी, जैसे पीछे अपने देखा था चूने के पानी के साथ। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। तो अभिक्रिया पीछे अपने टॉपिक में कर चुके हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो अपने की थी पीछे,
तो वही अभिक्रिया इसके अंदर भी होगी, पर इसमें ध्यान रखना है कि लवण व जल का निर्माण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बीच अभिक्रिया देखी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्या है, क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। चूंकि क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है, अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। उसके बाद ये कुछ प्रश्न है, ये आप साथ के साथ जैसे मैं बोल लूँ उसको आप नोट कर लेना। इसमें है पित्तल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। खट्टे पदार्थ, दही मतलब क्या, दही भी अम्ल होता है, खट्टा पदार्थ मतलब क्या होना, अम्ल ही होता है। जैसे अपनी परिभाषा पढ़ी थी अम्ल की कि अम्ल जो है वो खट्टे होते हैं, तो ये खट्टे का मतलब ये क्या है, अम्ल, और दही भी क्या होती है, अम्ल। अब इसको क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं, या यूं कह लें कि जो अम्ल होते हैं, अम्ल पित्तल एवं तांबे के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं, जो कि अपने हानिकारक होते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं, तो जिससे अपने स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसको तांबे या पित्तल के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। अब इसकी परिभाषा आप, मैं बोल रहा हूं, वो लिख सकते हो, जैसे पहले प्रश्न का उत्तर है, दही एवं खट्टे पदार्थ अम्लीय होते हैं, जो कि पित्तल एवं तांबे के बर्तनों के साथ अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं, जो कि विषैला होता है, अपने स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालता है। इसलिए खट्टे पदार्थों को या दही को पित्तल या तांबे के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न अपना, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन गैस निकलती है, H2 लिख लो, या फिर हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक उदाहरण द्वारा समझाइए इस गैस की उपस्थिति की आप जांच कैसे करेंगे। तो इसका उदाहरण मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्या करना है, अम्ल की अभिक्रिया, यानी कि अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ, तो धातु कोई भी लेने, जैसे Zn अपने पीछे अभिक्रिया की थी जिंक की, किसके साथ अभिक्रिया करवानी है, अम्ल के साथ। मैं करवा रहा हूँ H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये धातु हो गया और ये अम्ल हो गया। जब दोनों की आपस में अभिक्रिया करवाएंगे तो कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, और साथ में क्या बनता है, लवण का निर्माण होता है, यानी कि जिंक सल्फेट हो जाएगा और साथ में ये हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये इसकी अभिक्रिया हो जाएगी। इसमें बोला ना कि एक उदाहरण के द्वारा समझाइए, तो ये इसका उदाहरण हो जाएगा। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे, तो इसमें लिख देंगे हम, इसके पास में यानी कि जो परखनली होती है उसके पास में जहां से हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस के पास, ऐसे लिख देना, हाइड्रोजन गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं, तो मोमबत्ती फटफट की आवाज के साथ जलती है, तो इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन गैस निष्कासित हो रही है या फिर निकल रही है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है अपना, कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब होता है HCl होता है, के साथ अभिक्रिया करते तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, ठीक है। इससे उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। अब मोमबत्ती को बुझाने का मतलब क्या हो गया कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगर कोई जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देता है तो इसका मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगर वो मोमबत्ती बुदबुदाहट के साथ जलती है, यानी कि फटफट आवाज के साथ जलती है, तो इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन जो गैस होती है वो जलने में सहायक होती है, वो स्वयं अपने आप नहीं जलती, वो किसी को जलाने में सहायक होती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये उसको आग को बुझाती है। जो अपने अग्निशामक यंत्र देखे होंगे, ठीक है, जो टंकियां से आपने देखी होंगी लगी होती हैं बसों के अंदर, जहां अपने किसी ऑफिस में जाते हैं तो अग्निशामक यंत्र, उसमें क्या होता है कि अपना कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई होती है, वो करती क्या है कि आग को बुझा देती है। जहां पे उसका छिड़काव कर देंगे, स्प्रे कर देंगे, तो वहां पे आग बुझ जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, बुझा देती है। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। बुझाने का मतलब उसमें कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। एक तो अपने को यहाँ पे पता लग गया कि इसमें क्या है, HCl। एक यहाँ पे आ गया कि इसमें CO2 है। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड का मतलब CaCl है, ये कैल्शियम क्लोराइड है,
तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखो इसमें बोला है कि ए है एक, तो इस ए के बारे में अपने को नहीं पता कि क्या है, प्लस में इसमें क्या मिला दिया, HCl मिला दिया। आगे क्या हुआ, इसमें क्या कुछ मिला निकला, एक तो निकला कैल्शियम क्लोराइड और साथ में एक अपने को पता लगे कि इसमें CO2 निकला है, और ये दो निकले। अब इसमें क्या हो सकता है कि देखो यहाँ पे कैल्शियम, लेकिन यहाँ पे तो कैल्शियम है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम नहीं है, यहाँ पे तो है लेकिन इसमें नहीं है। Cl इसके अंदर है, और आगे देखें कि C अकेला ये कार्बन भी नहीं है और ऑक्सीजन भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे अपना आ जाएगा ये कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा। तो अब अभिक्रिया कैसे होगी, कैल्शियम है, कैल्शियम यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या है CO3 है, यहाँ पे क्या है CO2 ही है, यानी कि एक ऑक्सीजन इसमें बढ़ गया और एक अभी H भी पड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पे H2O आएगा, H2O भी आएगा, तो यहाँ पे अपने को देना पड़ेगा H2O। तो यहाँ पे इसको संतुलित करने के लिए 2 लगाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तभी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे। यहाँ पे एक है Cl, यहाँ पे 2 लगा तो इसका मतलब 2 हो गए, तो यहाँ पे अपने को 2 लगाना पड़ेगा। तो ये संतुलित समीकरण आपको इस तरीके से लिखनी है, ठीक है। ये ए अपने को पता नहीं था क्या था, अपने को दे रखा है कि HCl है, यहाँ पे दे रखा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है, तो HCl आ जाएगा। उसके बाद इसने क्या बोला, क्या बनता है कैल्शियम क्लोराइड, तो ये कैल्शियम क्लोराइड लिखा, और क्या बनता है CO2 लिख दिया। उसके बाद अपने को यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए की जगह पे बताना है क्या आना चाहिए। देखो यहाँ पे कैल्शियम है लेकिन इसमें कैल्शियम नहीं था, तो एक तो कैल्शियम आएगा। यहाँ पे क्या था CO2 था, यहाँ पे CO2 है ही नहीं, तो इसका मतलब CO भी आना चाहिए, तो ये पूरा का पूरा कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा। यहाँ पे कैल्शियम यहाँ पे लगा दिया, CO3 था, CO2 यहाँ पे लगा दिया, एक ऑक्सीजन बचा, एक ऑक्सीजन इसमें आ जाएगा। H2 होता है जल का अणु, तो 2 लगाने के लिए यहाँ पे 2 लगेगा। अब यहाँ पे 2 लग गया तो इसके साथ भी फिर क्लोराइड है उसके साथ भी 2 आएगा। तो पूरी जो अभिक्रिया है उसको अपने ऐसे लिखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि ये अपना Ca कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2 HCl, ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। तो ये पूरी की पूरी जो अभिक्रिया है वो अपनी लिखी जाएगी। तो जो इसका उत्तर है तीसरे का, वो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक का बटन आपके सामने ही होता है, इसको आप दबा दोगे तो इसमें आपने कुछ घटने वाला नहीं है, कोई रुपए नहीं लगते लाइक करने से। और शेयर भी आगे जरूर करें, जितना आपसे होता है जरूर शेयर करें। शेयर करने भी आपके कोई रुपए नहीं लगते, शेयर करने के अंदर भी, लाइक करने पर भी कोई रुपए नहीं लगते, सब्सक्राइब करने पर भी आपके कोई रुपए नहीं लगते। तो इतना काम जरूर कर दिया करें। धन्यवाद, शुभ दिन।